रेलवे स्टेशन पर कच्चा आम बेचने वाली गरीब ननद। निम्मी, जरा यहाँ तो आ। हाँ माँ, कहो। ये पैसे ले और बाजार से जाकर सब्जी लिया, गोभी, टिंडे, पालक और हाँ, लौकी भी ले आना। माँ, बाजार बाबू भैया का नहीं जो इतने से पैसे में इतनी सारी सब्जी आ जाए। सब्जी मार्केट में बहुत महंगाई हो गई है कि वो दिन दूर नहीं जब सब्जियां बाजार में नहीं सुनार के यहाँ मिलेंगी। बस बस, सब समझती हूँ, तेरा जाने का मन नहीं है। माँ जी, मेरी ननद को डांटिए मत, सब्जी मैं ले आती हूँ। निम्मी, तुम्हें बाजार से कुछ चाहिए? हाँ भाभी, मेरे लिए कच्ची कैरी लेते आना। थोड़ी देर में सौम्या बाजार से सब्जी और साथ ही अपनी ननद निम्मी के लिए खूब सारी कच्ची कैरियां खरीद कर घर लाती है और उसे काट कर नमक मिर्च लगाकर अपनी ननद को खाने को देती है। वाह भाभी, ये कच्चे आम खाकर मजा आ गया। सारी दुनिया एक तरफ और इन खट्टे कच्चे आमों का स्वाद एक तरफ। हाँ हाँ, क्यों नहीं निम्मी, अब भला तेरी भाभी अपनी ननद के लिए इतना तो कर ही सकती है। सौम्या बहू, तेरे लाड प्यार ने इस लड़की को बिगाड़ रखा है। जब देखो कच्चे आमों का चटकारा लगाती रहती, कोई काम नहीं करती। अरे ऐसा ही हाल रहा तो कौन बनाएगा इसे अपने घर की बहू? माँ जी, लाखों में एक है मेरी ननद। निम्मी का हाथ मैं ऐसे हाथ में दूंगी जो इसका मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखे और इसके हर नाज उठाए। सौम्या को अपनी ननद निम्मी से बहुत ही ज्यादा लगाव था। निम्मी को कच्चे आम खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए सौम्या हमेशा ही बाजार से निम्मी के लिए कच्चे आम लाती। एक दिन अमित दफ्तर से घर आता है। सौम्या, कल निम्मी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का प्राइवेट नौकरी करता है, मिडिल क्लास फैमिली से है, मगर बड़ी बात यह है कि वो पारिवारिक है, अच्छा खाता कमाता है। अगले दिन सौम्या निम्मी को तैयार करके लड़के वालों के सामने लाती है, जहां गायत्री निम्मी को पसंद कर लेती है और कुछ दिनों बाद निम्मी की शादी कार्तिक के साथ हो जाती है और सौम्या आंसू भरी आंखों से निम्मी की विदाई करते हुए कार्तिक से कहती है, कार्तिक, निम्मी हमारे घर की जान थी, हमने इसे नाजों से पाला है, मेरी ननद का ख्याल रखना। निम्मी आज से मेरी जिम्मेदारी है भाभी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ससुराल आकर निम्मी अपने सास ससुर का ख्याल रखती है और कुछ दिनों तक निम्मी की जिंदगी खुशियों से भरी बीतती है। मगर एक दिन कार्तिक घर आता है, जहां सुनील कहता है, अरे क्या बात है कार्तिक बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? पिताजी, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मगर क्यों कार्तिक बेटा, तू तो अपना काम इतनी ईमानदारी से करता है। माँ, ऑफिस के मैनेजर ने खुद घपलेबाजी की और इल्जाम मेरे सिर पर डाल दिया और मुझसे मेरी नौकरी छिन गई। हे भगवान, बस मेरा एक बेटा ही तो घर चला रहा था, तूने उससे भी उसका रोजगार छीन लिया। अब हमारे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? माँ जी चुप हो जाइए, हिम्मत खोने से कुछ नहीं होगा, कार्तिक जी को कोई ना कोई काम मिल जाएगा। ऐसे ही दिन गुजरता है। कार्तिक नौकरी की तलाश में दिन भर भूखे प्यासे भटकता है, मगर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। क्या हुआ कार्तिक, कोई काम मिला क्या? नहीं निम्मी, मेरे पुराने बॉस ने आसपास के सभी दफ्तर में झूठी अफवाह फैला दी है, इसलिए कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अजी जाने दीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर निम्मी अपने सास ससुर और पति को खाना परोसती है। माँ जी, घर में एक भी सब्जी नहीं थी, इसलिए मैंने कच्चे आम की चटनी पीस दी। इस गरीबी में भूख मिटाने के लिए इतना भी बहुत है बहू। निम्मी जैसे तैसे अपने ससुराल वालों को खिला देती है, मगर बेचारी बहू के खाने के लिए एक भी रोटियां नहीं बचती। उस रात वह आंगन में बैठकर रो रही होती है। आज तो जैसे तैसे मैंने ससुराल वालों को चटनी रोटी खिला दिया, मगर कल बनाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं। मुझे ही कोई काम करना होगा, मगर बिना पैसों के क्या काम करूं? ऐसा सोचते हुए निम्मी की नजर अपने ससुराल के आंगन में लगे आम के पेड़ पर पड़ती है और वो कहती है, क्यों ना मैं बाजार में कच्चे आम तोड़कर बेचूं? गृहस्थी चलाने के लिए वह गरीब ननद अगले दिन कड़ी धूप में कच्चे आम की टोकरी सर पर लेकर उसे बेचने के लिए बाजार जाती है। कच्चे कच्चे आम ले लो, ताजे खट्टे खट्टे आम ले लो। इस मंडी में तो पहले से ही कितने सारे ठेले वाले कच्चे आम बेच रहे हैं, यहाँ मेरे आम नहीं बिकेंगे, मुझे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना होगा। निम्मी आमों से भरी टोकरी लेकर सड़क पर चलती जाती है और चलते चलते पास के रेलवे स्टेशन पर आकर प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर आम बेचने लगती है। आम ले लो, आम चटपटे ताजे खट्टे आम। बहन जी, कच्चे आम ले लो, सुबह से भूखी प्यासी आम बेच रही हूँ, अब तक बोनी भी नहीं हुई है, थोड़े कच्चे आम ले लो, सस्ते में दे दूंगी। निम्मी की गरीब हालत पर तरस खाकर वो औरत उससे कच्चे आम खरीद लेती है। ठीक है, तुम रो मत और मुझे 10 रुपए के कच्चे आम दे दो। निम्मी झटपट से कच्चे आम काट कर उस पर मसाला लगाकर उसे खाने को देती है। कच्चे आमों का स्वाद औरत को बहुत ज्यादा पसंद आता है।
अरे वाह, तुम्हारे कच्चे आमों का स्वाद तो बड़ा ही गजब का है। 10 रुपए के और देना। इस तरह निम्मी पूरा दिन कड़ी धूप में कच्चे आम बेचकर कमाए हुए पैसे से राशन लेकर घर लौटती है और खाना बनाकर सभी को खिलाती है। सासू माँ, ससुर जी, कार्तिक, आइए खाना खा लीजिए। ये कैसे हालात हो गए हमारे, जो अब मेरी बहू को घर का दाना पानी चलाना पड़ रहा है। निमी मेरी मानो तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने भाभी के घर चली जाओ। जब यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें ले आऊंगा। कार्तिक, मैं आप लोगों को गरीबी के इस हालतों में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निमी की जिंदगी ऐसे ही गरीबी पर गुजर रही थी। वह हर रोज सारा दिन रेलवे स्टेशन पर कड़ी धूप में भूखी प्यासी कच्चे आम बेचती है और एक दिन कच्चे आम बेचने के दौरान उसकी चप्पल भी टूट जाती है, जिसके बाद वह नंगे पैर ही स्टेशन पर तपती जमीन पर पैर रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या अमित से कहती है, अमित, पता नहीं क्यों आजकल दिल बहुत ही घबरा रहा है, जैसे निम्मी ठीक नहीं है। अरे वो अपनी ससुराल में खुश होगी। नहीं, मैं निम्मी को देखना चाहती हूँ, तुम मुझे उससे मिलाने ले चलो। अगले दिन सौम्या और अमित ट्रेन में बैठकर कुछ घंटों में रामपुर स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही सौम्या स्टेशन पर पहुंचती है तो वो देखती कि निम्मी फटी चिटी साड़ी पहनकर सर पर आम की टोकरी लिए आम बेच रही है। यहाँ तक कि चप्पल ना होने के कारण उसके पैरों में तपती धूप से छाले पड़ चुके थे। अपनी गरीब ननद की ऐसी हालत देखकर सौम्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। निम्मी! अपनी भाभी को अपने आंखों के सामने खड़ा देखकर निम्मी के हाथों से आमों से भरी टोकरी छूट जाती है। भाभी भैया, आप यहाँ? ये तुमने क्या हालत बना रखी और ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जो तुम्हें रेलवे स्टेशन पर कच्चे आम बेचने पड़ रहे हैं? निम्मी फूट फूट कर रोते हुए अपनी भाभी को सारी बात बताती है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने अपनी भाभी को बताना भी जरूरी नहीं समझा? भाभी, मैं अपने ससुराल वालों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। कार्तिक का काम उनसे छिन गया, बाबूजी दवाइयों पर चल रहे हैं, घर में इतनी ज्यादा गरीबी छाई हुई थी कि खाने को भी लाले पड़ गए थे, इसलिए गृहस्थी चलाने के लिए आपकी गरीब ननद को कच्चे आम बेचने पड़े। मैंने तुम्हें नाजों से पाला था, सोचा नहीं था कि तुम्हें ऐसे देखूंगी। तुम्हारी भाभी अभी जिंदा है, अब तुम्हें इस रेलवे स्टेशन पर कच्चे आम बेचने की जरूरत नहीं। अगर भगवान करे तुम्हारे सारे दुख दर्द तुम्हारी इस भाभी के भाग्य में आ जाते और मेरी सारी खुशियां तुम्हारी हो जाएं। ऐसा कहकर सौम्या निम्मी के आंसू पोंछकर अपनी ननद के नंगे पांव में अपनी चप्पल पहना देती है। तो वहीं अमित कार्तिक की नौकरी के लिए अपने दफ्तर में अर्जी देता है, जहां कार्तिक को नौकरी मिल जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इस तरह सौम्या भाभी होने का फर्ज अदा करती है और अपनी गरीब ननद की जिंदगी को फिर से खुशियों से भर देती है। अनीता रोते हुए अपनी माँ दामिनी से कहती है, माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। माँ, बिटिया, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि हम जैसे गरीबों के भाग्य में नहीं है नौकरी करना, पढ़ाई करना। माँ, मैं 5 साल से मेहनत कर रही हूँ, मुझे अपने सपने को पूरा करने दीजिए माँ। उतने में वहाँ अनीता का पिता राकेश आता है। दामिनी, कुलदीप भाई का कहना है कि वो अपने बेटे रमेश और अनीता की शादी 2 दिन बाद ही करवाना चाहते हैं। 2 दिन बाद? पर इतनी जल्दी क्यों? पता नहीं, वो कह रहे थे शादी के बाद वो इस गांव को छोड़कर रोमन गांव में रहने जा रहे हैं। वहां रमेश को कम कीमत में एक अच्छा सा घर मिल रहा है और साथ में काम भी मिल रहा है। पर माँ, तू चुप कर अनीता, इतना अच्छा रिश्ता फिर कभी नहीं मिलेगा। चलिए जी, हम शादी की तैयारियां करते हैं। शादी की बात सुनकर अनीता बहुत दुखी हो जाती है। बचपन से ही अनीता का सपना था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनेगी, पर शादी की बात सुनकर अनीता को अपनी सारे सपने चकनाचूर होती नजर आ रहे थे। 2 दिन बाद अनीता रमेश से शादी करके अपनी ससुराल चली जाती है। शादी होते ही रमेश के परिवार वाले अपना छोटा सा घर बेचकर रोमन गांव में चले आते हैं। रमेश और उसके परिवार ने पाई पाई जमा कर ये घर खरीदा था। अनीता के ससुराल में उसके सास ससुर नीलम, कुलदीप और ननंद पायल थी। एक दिन सवेरे, अनीता बहू, बाजार से सब्जी ले आ। जी माँ जी। अनीता घर से बाहर आती है। तभी रास्ते में अनीता देखती है कि 2 आदमी मिलकर एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। वहां गांव के कई सारे लोग जमा थे, पर कोई उस बूढ़े आदमी को नहीं बचा रहा था। ये देखकर अनीता वहां आ जाती है और उन दोनों आदमियों, जिनका नाम हरीश और चमन था, उन्हें धक्का देकर उस बूढ़े आदमी पीयूष को उठाती है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक बुजुर्ग इंसान को कोई इतनी बेरहमी से मारता है क्या? कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? तुझे पता नहीं है हम कौन है? तुम जो कोई भी हो,
तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस तरह किसी पर जुल्म करने का। तभी वहाँ उसी गांव का मुखिया सेठ बलराम आता है। अधिकार तो हमारा पूरे गांव पर है छोरी। वहाँ मौजूद सारे लोग सेठ बलराम को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पीयूष रोते हुए आकर बलराम के कदमों में गिर जाता है। मालिक, मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म न कीजिए। मैंने अपना खेत, अपनी जमीन तो आपको दे दी है। अब आप मेरे छोटे से घर को भी क्यों अपने नाम कर रहे हैं? अगर हम बेघर हो गए तो हम कहाँ जाएंगे मालिक? पीयूष, मैं तुम्हें घर से कहाँ निकाल रहा हूँ। तुम अपने परिवार के साथ अपने उसी घर में रहोगे। बस फर्क इतना रहेगा कि वो घर मेरे नाम रहेगा और तुम्हें महीने के महीने मुझे उस घर का किराया देना होगा, वो भी 20,000 रुपए महीना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो बाकी गांव वालों की तरह तेरे भी परिवार का पता नहीं चलेगा। ये बात सुनकर अनीता दंग रह जाती है। तभी पीयूष अपने परिवार की जान की खातिर वहीं पर अपना घर भी बलराम के नाम कर देता है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये कैसी जबरदस्ती है? किसी गरीब पर इस तरह का जुल्म? कैसे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? रुको, मैं अभी पुलिस के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। अनीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हरीश, चमन, ये तेरी मिर्ची कौन है? मालिक, ये कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ इस गांव में रहने आई है। अच्छा, तो मैं सोचूं हमारे सामने खड़े रहने की हिम्मत कैसे आई इसमें। लगता है बाकी गांव वालों की तरह इसके परिवार का भी हमें सब कुछ छीनना होगा। बलराम वहाँ से चला जाता है। बलराम उस गांव का मुखिया है। वो इसी तरह से गांव वालों पर जुल्म करके उनकी जमीन, घर सब कुछ अपने नाम कर लेता है। बलराम के कहर से पूरा गांव डरता था। अब पता नहीं बलराम अनीता और उसके परिवार वालों के साथ क्या करता है। अनीता जैसे ही पुलिस थाने जाने लगती है, तभी रिया नाम की एक लड़की अनीता को रोक लेती है और उसे बलराम के कहर के बारे में सारी बात विस्तार से बता देती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अनीता बहन कि आप ये बलराम के चक्कर में ना पड़िए। इस बलराम से पूरा गांव डरता है। ये बलराम बहुत ही चालाक और खतरनाक है। पर ऐसे जुल्म सहना भी तो अपराध होता है ना। हमें हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो बलराम जैसे लोगों की ताकत और बढ़ जाएगी। अनीता बहन, अपने परिवार की जान की सलामती चाहते हो तो मेहरबानी करके आप अपने घर चली जाइए। ये बलराम बहुत खतरनाक है, वो आपके पूरे परिवार को मार देगा। रिया अनीता को बहुत समझाती है, जिसके बाद अनीता घर चली जाती है। अनीता जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसके घर के बाहर बलराम और उसके 2 आदमी खड़े थे और कुलदीप, नीलम और पायल, ये तीनों बलराम के कदमों में घुटनों के बल बैठे हुए थे। माँ जी, ससुर जी, आप लोग ये क्या कर रहे हो? आप इस बलराम के कदमों में क्यों झुक रहे हो? तेरी हिम्मत कैसी हुई बलराम यहाँ आने की? हमारी हिम्मत कितनी है तू अभी जानती कहाँ है छोरी। तुझे तो मैं। अनीता बहू, रुक जा। रमेश इसके कब्जे में है। अगर तूने इन्हें कुछ किया तो ये रमेश बेटे को जान से मार देंगे। चोरी, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। हरीश, चमन, इन लोगों को घसीटते हुए इस घर से निकाल दो। अब ये घर हमारा है। बलराम के दोनों आदमी अनीता के ससुराल वालों को उनके घर से निकाल देते हैं। कुलदीप और नीलम रोते रोते पायल और अनीता को लेकर एक छोटे से झोपड़े में चले आते हैं। रात का समय। तभी रमेश वहाँ आता है। ये सब क्या हो गया रमेश बेटा? उस बलराम ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम गरीब के साथ उसने ऐसा क्यों किया? माँ, वो बलराम इस गांव का मुखिया है। वो बहुत खतरनाक है माँ, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, मेरा बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का सपना है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और एक पुलिस ऑफिसर बनकर बलराम जैसे जालिमों को उनके किए की सजा दिलवाना चाहती हूँ। अनीता अपने गरीब सास ससुर से मिन्नतें करती है कि वो उसे पुलिस ऑफिसर बनने दे। बहू, हम तेरे साथ हैं। तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, पैसा हम कमाएंगे। उसके बाद अनीता अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है। इधर उसके सास ससुर अपनी बहू की पढ़ाई के लिए गांव के कारखाने में भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम करने लगते हैं। तभी बोरियां उठाते हुए नीलम धड़ से गिर जाती है। नीलम, उठो। अरे बाप रे, तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है। नीलम, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम रहने दो नीलम। अपनी बहू का सपना पूरा करने के लिए अगर मुझे अपने शरीर का सारा खून भी बहाना पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी बहा दूंगी।
कुलदीप नीलम का हाथ पकड़कर उसे उठाता है और दोनों भारी बोरियां उठाने लगते हैं। इधर पायल लोगों के घरों में जाकर सफाई करने लगी और रमेश दिन रात मजदूरी करने लगा और इधर रात भर जागकर अनीता शहर में पढ़ाई करने लगी। एक दिन रात में अनीता को पढ़ाई करते करते 3 बज चुके थे। अचानक उसकी आंख लगने लगी। नहीं अनीता, तुझे सोना नहीं है, अपने लक्ष्य को पूरा कर अनीता। रास्ते में रुकावटें तो बहुत आई, पर अनीता ने हार नहीं मानी और आखिरकार कुछ ही महीनों में अनीता एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है। शपथ लेते ही अनीता की ड्यूटी रोमन गांव में लग जाती है। बहू, आखिरकार आज तेरा सपना पूरा हो ही गया। नहीं माँ जी, अभी एक काम करना बाकी है। अनीता वर्दी पहने सीधे बलराम मुखिया के घर जाती है और बलराम को घसीटते हुए कोर्ट ले आती है। वहाँ सारा गांव मौजूद था। किस जुर्म में मुझे यहाँ लाया गया है? जज साहब, इस बलराम के खिलाफ केस मैं लड़ रही हूँ। बलराम गांव वालों की जमीन और घर जो तुमने धोखे से हड़प रखा है, वो सब इन गांव वालों को लौटा दो बलराम। इस बात का क्या सबूत है मैडम जी कि मैंने इन गांव वालों की जमीन ली है? बलराम, तुम्हारे पास 4 करोड़ की संपत्ति है। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास, जबकि तुम तो कोई काम ही नहीं करते हो, ना ही तुम्हारा कोई कारोबार चलता है। फिर इतनी सारी संपत्ति तुम्हारे पास आई कहाँ से? ये बात सुनकर बलराम के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो क्या हुआ बलराम, आवाज नहीं निकल रही? जज साहब, इस बलराम ने गांव वालों पर जुल्म करके उनकी जमीन, घर, सब कुछ अपने नाम कर रखा है। गांव वालों पर जुल्म करके ये बहुत परेशान करता है और ये एक जुर्म है। इस बलराम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। उसके बाद बलराम को उम्र कैद की सजा हो गई और गांव वालों को अपनी अपनी जमीन, घर सब वापस मिल गए और ये मुमकिन हो पाया केवल अनीता के कारण। ये सब देख अनीता के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं।